कुंदनपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी सुषमा और 20 साल के बेटे रोहन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रमेश बेहद ईमानदार और मेहनती इंसान था। फिर एक दिन माँ माँ तुम कहाँ चली गई हो मुझे छोड़कर? माँ आ जाओ ना माँ। हे भगवान मेरी माँ की रक्षा करना। तभी रमेश दौड़ते हुए आता है और कहता है, अरे अरे क्या हो गया रोहन बेटा? तुम रो क्यों रहे हो? पिताजी माँ को मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ पर माँ मुझे कहीं नहीं मिल रही। माँ सुबह पानी लेने के लिए गई थी, तब से मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ पर वो कहीं नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी माँ। बस 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 मेरे बच्चे, बस 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 तुम चिंता मत करो बेटा। मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ कर लाता हूँ, है ना? तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार करना। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। मैं आता हूँ। पर पिताजी आप अकेले हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं बेटा, अगर तुम्हारी माँ घर पर आई तो कम से कम तुम यहाँ पर रहोगे ना। और देखो शायद तुम्हारी माँ आ जाए, है ना? चलो चलो मैं आता हूँ। इतना कहकर रमेश ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और 2 दिन बीत जाते हैं पर रमेश भी वापस नहीं आता। तब रोहन परेशान हो जाता है। हे भगवान अब पिताजी कहाँ रह गए? माँ पिताजी आप दोनों कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? अब मैं कैसे रहूंगा? मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहन फूट फूट कर रोने लगता है। तभी रोहन का चाचा वहां आता है। अरे क्या हो गया बेटा? तुम इतना रो काहे रहे हो? हम कई दिन से देख रहे हैं कि भैया और भाभी नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ गए वो? चाचा माँ पिताजी कहाँ हैं? मुझे भी नहीं पता, मैं बहुत परेशान हूँ। ओहो पता नहीं वो लौट के क्यों नहीं आए अब तक। अब ठीक है, लेकिन बेटा रोहन तू चिंता मत कर। अब तू मेरे साथ चल। अब तू यहाँ अकेले नहीं रहेगा। मेरे घर पर तेरी चाची भी है, तू वहां आराम से रहना। इस सूने घर में अकेले क्या करेगा? अब ये घर इतना वीरान सा लग रहा है। चल तू मेरे साथ चल। लेकिन चाचा जी अगर माँ पिताजी वापस आ गए तो? ओहो तो तुम यहाँ आकर देखते रहना ना। आ गए तो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ ठीक है चाचा। रोहन अपने चाचा के साथ चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। बेटा तू चिंता मत कर, कभी ना कभी वो जरूर मिलेंगे। तू मजबूत बन, उन्हें ढूंढने की उम्मीद मत छोड़ना। बता बेटा कुछ खाना है क्या? तू बहुत कमजोर दिख रहा है, कुछ खा ले। नहीं चाची मेरा मन नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। मैं थोड़ी देर बाहर टहलने जा रहा हूँ, शायद थोड़ी हवा लगे तो मन हल्का हो जाए। ठीक है बेटा, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना और शाम होने से पहले वापस जरूर लौट आना। रोहन बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे जंगल की गहराई में पहुंच जाता है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सा कुत्ता उसके सामने आ खड़ा होता है। रोहन मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ को ढूंढ रहे हो। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि उन पर क्या बीती है। अरे तुम हो कौन और मेरी माँ के बारे में कैसे जानते हो कि क्या हुआ है मेरी माँ को?
वो कहाँ है? क्या क्या सही सही बताओ, क्या 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 वो अभी जिंदा है? मुझे बताओ मेरी माँ कहाँ है? मुझे मुझे बहुत याद आती है। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। बताओ मुझे। हाँ हाँ, अगर तुम सच में जानना चाहते हो और अगर तुम अपनी माँ तक पहुँचना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ पाताल लोक चलना होगा। वहीं छुपा है तुम्हारी माँ का रहस्य, वहीं दफन है उसका सच। नहीं 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 नहीं, पाताल लोक कोई नहीं जाता। जो गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। सब कहते हैं जो पाताल लोक की गहराइयों में चला गया वो वहीं रह जाता है, उसकी सांसें भी लौटती नहीं हैं। वैसे मैं वहां कैसे जा सकता हूं? मैं तो बस अपनी माँ को वापस पाना चाहता हूं। मैं मरना वरना नहीं चाहता। हो रोहन, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, वो अभी जिंदा हैं, लेकिन बेचारी बहुत कष्ट में है। वो तुम्हें पुकार रही हैं। उसके दिल की हर धड़कन तुम्हें ढूंढ रही है। अगर तुम नहीं गए तो वो हमेशा के लिए खो जाएंगी। बताओ, क्या तुम उसे ऐसे अकेले छोड़ सकते हो? क्या उसकी पुकार को अनसुना कर सकते हो? बताओ। हो ऐसा? तो ठीक है। अगर मेरी माँ को मेरी जरूरत है फिर तो मैं किसी भी लोक में जा सकता हूँ। मैं अपने चाचा चाची को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं किसी को रोकने का मौका ही नहीं दूंगा। मैं बस किसी भी तरह से अपनी माँ को वापस पाना चाहता हूँ, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। चलो, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, कल यहाँ आना, इसी जगह पर, ठीक है? हाँ ठीक है। फिर रोहन घर वापस लौटता है। बेटा रोहन आ गए। अरे भाई कहाँ थे? बहुत टाइम लग गया। और तुम्हारा चेहरा भी अजीब लग रहा है, जैसे तुम परेशान हो। ये बताओ सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ चाचा जी, सब ठीक है। बस यूं ही थोड़ा मन खराब था कुछ बातों को लेकर, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा ठीक है बेटा, चलो अब जाओ, आराम करो, है ना? जाओ। रोहन चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। सुनिए जी, आपने देखा ना रोहन को? अभी आया है, पर उसकी आंखों में जो डर और बेचैनी है वो साफ झलक रही है, जैसे वो किसी भारी बात को दिल में छुपा रहा है। अरे भाग्यवान, तू भी ना हर बात में शक करती है। अरे भाई बच्चा है, अकेला रह गया है, माँ बाप नहीं रहे तो थोड़ा परेशान तो रहेगा ही ना। एकदम से कैसे हंसता खेलता हो जाएगा? गजब बात करती हो। नहीं जी, आज मेरी ममता मुझे धोखा नहीं दे रही है। ये लड़का कोई बात हमसे छुपा रहा है। मुझे लगता है कि उसे हमारी सच्चाई के बारे में कुछ भनक लग गई है। ओहो, चल ठीक है, अब तू कह रही है तो बात में तो दम होगा। अब ये बता क्या करें फिर? एक काम करो, कल सुबह जब ये निकले तो इसके पीछे जाना और ध्यान से देखना कि ये दिन भर कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने किए पर पछताएंगे। ठीक है, मैं देखूंगा, कल इसका पीछा करूंगा। अगली सुबह बिना किसी को बताए रोहन पाताल लोक की ओर निकल पड़ता है। तभी उसे वो कुत्ता मिलता है। ओ, तो तुम आ गए रोहन, मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे। मैं अपने माता पिताजी से मिलने के लिए पाताल लोक क्या स्वर्ग लोक भी जाना हो तो मैं जाऊंगा। वाह, बहुत अच्छे रोहन। अच्छा, पाताल लोक जाने से पहले तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, तभी पाताल लोक का द्वार खुलेगा। हाँ ठीक है, पूछो। मैं हर उस सवाल का जवाब दूंगा जो मुझे मेरे पिताजी तक पहुंचा दे। पूछो।
ठीक है, तो बताओ, अगर तुम्हें अपने सामने दो रास्ते दिखें, एक ऐसा जो तुम्हें आराम और खुशी देगा लेकिन तुम्हारे माँ पिताजी हमेशा के लिए खो जाएंगे, और दूसरा रास्ता ऐसा जो कांटों से भरा है, दुख तकलीफ और दर्द से गुजरेगा, लेकिन उसमें तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हारे सामने होंगे, तो बताओ तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? अगर वो रास्ता कांटों से भरा है, अगर उसमें मेरी हर एक सांस जलती हुई लगेगी, अगर हर कदम मेरे पैरों को लहूलुहान कर देगा, फिर भी अगर उस रास्ते के आखिरी छोर पर मेरी मां मेरा हाथ थामे खड़ी होंगी और पिताजी की आवाज मुझे पुकारेगी, तो मैं बिना एक पल गवाए उसी रास्ते पर चलूंगा, क्योंकि बिना उनके मैं अधूरा हूं और अधूरे जीवन से बड़ा कोई कांटा नहीं होता। कुत्ता मुस्कुराता है और तभी धरती की जमीन पर एक चमकती हुई रेखा रोहन के सामने बनती है और गहराई में उतरती है। शाबाश रोहन, शाबाश। तुम्हारा उत्तर तुम्हारे दिल की गहराइयों से निकला है। यही जवाब था जो पाताल लोक के द्वार को खोल सकता था। ये रास्ता अब सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये तुम्हें पाताल लोक की उस गहराई तक ले जाएगा जहां तुम्हारे माँ और पिताजी की सच्चाई छुपी है। पर ध्यान रखना, इस रास्ते में कोई भी तेरा साथ नहीं दे सकता। ठीक है, अब तुम्हें अकेले ही जाना होगा। जाओ। हाँ, मैं जानता हूं कि अब ये सफर मेरा है, लेकिन तुम्हारा साथ मेरे दिल में रहेगा। जाओ जाओ रोहन, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारा इंतजार कर रही है, और अपना ख्याल रखना। जाओ। रोहन साहस के साथ उस अंधेरे और रहस्यमय रास्ते में उतर जाता है और पाताल लोक की यात्रा शुरू होती है। चलते चलते वो एक गुफा में पहुंचता है जहां उसे एक रहस्यमयी तांत्रिक मिलता है। ओ, तो तुम वही लड़के हो जो अपनी माँ के मोह में पाताल लोक चला आया। बहुत साहसी हो तुम, लेकिन यहां तक आना ही काफी नहीं है। अगर तुम अपनी माँ से मिलना चाहते हो तो तुम्हें अपने शरीर को त्यागना होगा। हैं? अपने शरीर को त्यागना मतलब क्या मुझे मरना होगा? क्या मैं फिर कभी लौट नहीं सकूंगा? क्या मैं फिर कभी अपने घर को नहीं देख पाऊंगा? चाचा चाची को नहीं देख पाऊंगा क्या? हाँ, लेकिन अगर यही रास्ता है मां से मिलने का तो ठीक है, मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए इस जीवन का कोई अर्थ नहीं अगर उसमें मेरी मां नहीं है। सोच लो बालक, एक बार ये निर्णय ले लिया तो फिर लौटने का कोई मार्ग नहीं बचेगा। ये अंतिम सांसों की डगर है, सोच ले। हाँ, मेरी सांसें मेरी नहीं है, मेरी जिंदगी भी मेरी नहीं है। जब मां ही नहीं है तो इस शरीर का बोझ लेकर क्या करूंगा मैं? अब बस मां से मिलना चाहता हूं और बस एक बार उन्हें गले लगाना चाहता हूं। मैं तैयार हूं। तांत्रिक आंखें बंद करता है और मंत्र बुदबुदाता है। ओम नमः कालाय शक्तये नमः। रोहन की सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। तभी वही कुत्ता वहां आता है। ओ, तो आखिर तू आ ही गया। मैं जानता था कि तू आएगा ही। हैं तुम? अरे तुम तो जिन बन गए। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही तो मेरी चाल थी और तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। अब तुम चाहो भी तो इस जाल से निकल नहीं सकते।
नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम तो मेरी मदद कर रहे थे। तुमने ही तो कहा था कि मेरे माँ पिताजी को ढूंढोगे। तुम्हारे माँ बाप ही तो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा थे। मैं उन्हें मारना चाहता था 10 साल पहले ही, लेकिन वो बच गए। और उस दिन मैं जिस शक्ति को हासिल करना चाहता था, वो शक्ति आज तुम्हारे अंदर है। और ये कुत्ता, ये मेरा वफादार जिन है। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे भाई रोहन, मैं तो मजबूर था। मुझे इस कुत्ते की योनि से मुक्ति चाहिए थी, इसीलिए मैंने तांत्रिक का साथ दिया। वरना सही बताऊं तो मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है और ना ही मैंने तुझे कभी कोई नुकसान पहुंचाना चाहा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे अपने माँ पिताजी को ढूंढना है। आ, 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 आ। रोहन का शरीर ठंडा होने लगता है, उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी बलि दो और मुक्त हो जाओ। अब बस बहुत हो गया, अपना वादा पूरा चाहिए। मैंने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम मुझे इस कुत्ते के शरीर से मुक्त करो। मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं तुम्हें कभी मुक्त नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं अपनी शक्ति तुम पर खर्च कर दूंगा तो मैं शक्तिशाली नहीं बन पाऊंगा। तुम अब हमेशा कुत्ते की योनि में रहोगे। अरे तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरे साथ छल कर रहे हो। ये गलत है, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चला जा यहां से, वरना तेरी भी बलि चढ़ा दूंगा। बड़ा आया मेरी कीमत चुकाने वाला। जा यहां से। कुत्ता गुस्से से भरा वहां से चला जाता है। तांत्रिक, ये तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तुम्हारे इस धोखे का बदला जरूर लूंगा। हाँ, अरे जी देखिए, घर के दरवाजे पर एक कुत्ता आ गया है। जल्दी इसे भगाइए, नहीं तो पूरा आंगन गंदा कर देगा ये। पता नहीं कहां से आ गया है। आजकल तो बड़े भयानक रोग भी होते हैं ऐसे जानवरों से। मैं कोई साधारण कुत्ता नहीं हूँ, मुझे भगाइए मत, मेरी बात सुनिए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये कुत्ता बोल रहा है। अजी देखिए ना, मेरी आंखों के सामने कोई सपना तो नहीं चल रहा। मैं कुछ अजीब देख रही हूँ। अरे क्या हो गया भाग्यवान, काहे इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो? जी यहाँ कोई कुत्ता बोल रहा है। वो बोल रहा है सच में, देखिए तो सही। अरे ये कैसे हो सकता है? कोई कुत्ता भला बोल कैसे सकता है? मैं कोई साधारण कुत्ता नहीं हूँ, मैं एक जीन हूँ जिसे श्राप के कारण कुत्ते की योनि मिली है। मैं यहाँ रोहन के लिए आया हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या बात कर रहे हो? क्या हो गया रोहन को? वो ठीक तो है ना? अरे जल्दी चलिए, रोहन पाताल लोक में है, एक तांत्रिक के कब्जे में। जल्दी चलिए, नहीं तो वो उसकी बलि चढ़ा देगा। चलिए। अरे तू ये क्या कह रहा है? ये सब हुआ कैसे और तुझे ये बात कैसे पता चली? देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पहले तांत्रिक के बहकावे में आ गया था और उसने वादा किया था कि वो मुझे इस श्राप से आजाद कर देगा, पर उसने धोखा दिया और मुझे भगाकर छोड़ दिया। अब मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ। चलिए जल्दी से। ठीक है ठीक है, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। अब मुझे वहां ले चलो। चलो। हाँ हाँ, आइए मेरे पीछे चलिए।
देखिए, ये पाताल लोक का गेट है। ये सिर्फ जिन के लिए खुलता है, लेकिन अगर कोई इंसान इसमें प्रवेश करना चाहता है तो उसे एक पहेली का उत्तर देना होगा। अब हाँ हाँ ठीक है, मैं उत्तर दूंगा। बोलो क्या पहेली है? वो क्या है जो खुद नहीं चलता पर दुनिया को चलाता है? न उसका आकार है न उसका रंग, फिर भी सब उसे पहचानते हैं। बताओ वो क्या है? हाँ, वो है वक्त। गेट तेज रोशनी के साथ खुल जाता है और चाचा अंदर पाताल लोक में प्रवेश करता है तो देखता है रोहन बेहोश पड़ा है। अरे रोहन, ये क्या हो रहा है बेटा? अब तुमने ये क्या किया? अपने प्राणों की आहुति देने क्यों चले आए? अरे क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हें जरा भी अपनी जान की कीमत का अंदाजा नहीं है क्या? हैं? चाचा, जब से माँ गई है, जब से पिताजी मुझे छोड़कर कहीं खो गए हैं, मैं हर रात बस यही सोचता रहता हूँ कि क्या मैं कभी उन्हें फिर से देख पाऊंगा, क्या कभी फिर से उनकी गोद में सर रखकर सो पाऊंगा, रो पाऊंगा। मैंने ये सब सोचकर ही ये कदम उठाया था चाचा, लेकिन इस तांत्रिक और उसकी ये मायावी कुत्ते ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। हाँ रोहन बेटा, अगर अब भी तुम में थोड़ा सा भी धैर्य और थोड़ी सी भी साहस है तो मेरी बात सुनो। और अब मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा, पर यही सच्चाई है बेटा। तुम्हारी माँ और पिताजी को मैंने मारा है। हाँ बेटा, मैंने अपने इन्हीं हाथों से उन्हें खत्म कर दिया। क्या कहा चाचा? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। भला आप मेरे माँ पिताजी को क्यों मारेंगे? आप तो उनके भाई थे ना। फिर भला कोई अपने भाई और भाभी को इस तरह से कैसे मार सकता है? चाचा, आप इतने बेरहम कब से हो गए हो? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ कोई साधारण औरत नहीं थी। वो एक दिव्य शक्ति की अधिष्ठात्री थी। वो रोशनी थी अंधेरे के बीच की। वो अच्छाई थी बुराई से लड़ने वाली। और तुम्हारे पिताजी भी उसी मार्ग पर चलने वाले एक सत्य वीर थे। और इस तांत्रिक ने वर्षों पहले तुम्हारी माँ की शक्तियों को कैद करने की चेष्टा की थी। और जब वो असफल हुआ तो उसने मुझ पर ऐसा तंत्र किया कि मेरे हाथ उनके खिलाफ उठे। पर तुम्हारी माँ और पिताजी को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने खुद अपने प्राण न्यौछावर कर दिए ताकि इस दुनिया से अच्छाई की रेखा समाप्त ना हो। उन्होंने खुद कहा था कि मैं अगर उनके हाथों मरूं तो वो शक्ति अगली पीढ़ी यानी तुम में प्रवाहित हो जाएगी। और अब यही तांत्रिक तुमसे वो शक्ति छीनना चाहता है। वो तुम्हारे रक्त की आहुति लेकर इस संसार से रोशनी मिटाना चाहता है बेटा। चाचा, अब तो सब खत्म हो गया। मैं तो मरने ही वाला हूं। अब कौन बचाएगा इस दुनिया को? हाँ, अब तो कोई आस भी नहीं बची। अब तो अच्छाई की हार निश्चित है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, अभी सब खत्म नहीं हुआ। देखो, ये सफेद हीरा लो, इसे अपनी आंखों के सामने रखो। ये तुम्हारी मां की दृष्टि का प्रतीक है। ये पवित्र है, ये सच्चाई का तेज है। और तुम्हारी आंखों में जो विश्वास है वो इस तांत्रिक के अंधकार को भस्म कर सकता है। तुम ही वो अंतिम दीपक हो जो इस अंधेरे को समाप्त कर सकता है। अब देर मत करो, इस हीरे को उठा लो और देखो उसकी आंखों में। देखो। जैसे ही रोहन हीरे को अपनी आंखों के सामने लाता है, एक तेज रोशनी फूटती है और तांत्रिक चीखता हुआ धरती पर गिर पड़ता है। अरे 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 ये क्या हो रहा है? अरे तुम कौन हो? और मेरा शरीर क्यों जल रहा है? नहीं 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 नहीं, मेरा अंत नहीं हो सकता। आ, 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 आ! तुम्हारी वजह से मेरे भैया भाभी इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। रोहन बेटा, इस पर अच्छे से नजर डालो और इसको जलाकर भस्म करो। फिर रोहन तांत्रिक को देखने लगता है
जिस वजह से तांत्रिक वहीं जलकर तड़पकर मर जाता है। मुझे माफ कर दो रोहन, मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई थी। कोई बात नहीं, और आज तुम्हारी वजह से मेरी जान भी तो बच गई। ठीक है, अब मेरा श्राप टूट चुका है, तो मैं अब अपने लोक वापस जा रहा हूँ और तुम्हें भी अपनी शक्तियों से पाताल लोक से बाहर निकाल देता हूँ। फिर जिन अपनी शक्तियों से रोहन और उसके चाचा को उसकी दुनिया में भेज देता है। एक गांव में लोटूचंद नाम का एक सेठ रहता था, जो बहुत ही लालची था। किसानों को बहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने शर्त रखकर उनका हक मार लेता था। देखो राघव, ये गरीब किसान भी बड़े मूर्ख होते हैं। अरे जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसे मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सही कहते हैं सेठ जी, पूरा गांव तो आप ही की मुट्ठी में है। अरे इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अरे पूरे गांव पर तो आप ही का राज है। अरे आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता यहाँ। हाँ, राजा तो मैं हूँ ही। और इन बेवकूफ किसानों को मैं ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूँ। आखिर इन सालों की औकात ही क्या है मेरे सामने, हैं? सेठ ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास महेश नाम का एक गरीब किसान आता है, जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। भाई हम अपनी जमीन ठेके पर तो देते हैं। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? ठीक है सेठ जी, तो मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी 1 साल के लिए आप अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम महेश है और मैं पास के गांव काशीपुर में रहता हूँ। ठीक है भैया महेश, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें भी तो सुन लो भैया। हाँ, ठीक है सेठ जी, बताइए क्या शर्त है। तो भैया शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर तो काम करना ही होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। हाँ, ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप बस मुझे ठेके पर जमीन दे दीजिए। सेठ से जमीनी कागजी कार्रवाई करने के बाद बिरजू वहां से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। हाँ, चलो, सेठ जी से जमीन तो मिल गई। अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है कि इस साल फसल अच्छी होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। महेश दिन रात कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद फसल उगकर तैयार हो जाती है। महेश अब अपनी उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। हाँ, चलो भाई, इस साल तो फसल बहुत ही अच्छी हुई है। अगर आधी फसल सेठ भी ले जाएगा तो भी मेरे हिस्से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। हाँ, कुछ नहीं से कुछ तो बहुत बेहतर है ये। महेश की उगाई हुई फसल की खबर सेठ लोटू चंद के कानों तक पहुंचती है। अरे सेठ जी,
अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? अरे आज महेश अपने फसल की कटाई कर रहा है और इस साल तो महेशबा की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। हाँ। क्या बात कर रहे हो, सच में? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि आज महेश फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलो भैया, चलकर देखते हैं कि क्या हाल है। अरे महेश, ए भैया, फसल तैयार हो गई क्या? हाँ, इस बार तो तुम्हारी फसल वाकई बहुत अच्छी लग रही है। वाह वाह वाह, बहुत मेहनत किया है तुम। धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सेठ जी। इस बार मैंने धान की फसल लगाई है और काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे भैया, ये तुम्हारी मेहनत वहनत से नहीं हुआ है। अरे ये तो हमारी उपजाऊ जमीन का कमाल है। हाँ? अरे तुम्हारी मेहनत हो या न हो, फसल तो इस जमीन पर होगी ही होगी। ये बात तो ठीक है सेठ जी, लेकिन खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहां मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस पर, तब जाकर ऐसी फसल हुई है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ज्यादा मत बोल। और सीधी बात है, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन, असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। और शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, ताकि मैं यहां से जाऊं। मुझे और भी काम है, समझा क्या? चल। ये कहकर सेठ महेश से अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल महेश के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर महेश मायूस हो जाता है। हाँ, यह क्या है? अरे इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल, वो भी बेकार फसल मेरे हिस्से आई है। अरे धिक्कार है, ऐसी जिंदगी पर धिक्कार है। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर मैं नाचता रहूंगा? भगवान, अरे मेरी सुन रहे हो कि नहीं? कब मेरी अपनी जमीन होगी भगवान? महेश इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद महेश का बेटा मोहन, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, अब वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ये हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ लोटू चंद जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल सेठ लोटू चंद जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना तो अपनी जमीन है, ना अधिकार। बस मेहनत करते हैं और बेटा भूखे रह जाते हैं। यही लगता है हमारी नियति है। किसानों की ये स्थिति सुनकर मोहन बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। बस पिताजी, बस 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 करिए। अब आप चिंता मत कीजिए। अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूंगा और उस लालची सेठ लोटू चंद को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अब उसे समझ में आएगा कि उसका पाला किससे पड़ा है। अगले ही दिन मोहन सेठ लोटू चंद के घर पहुंच जाता है। हाँ भैया, कहो मोहन, क्या बात है? सेठ जी राम राम। पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। हैं? क्या बात है, क्या बात है? अब तुम खेती करोगे? वाह! अरे बेटा, जाओ जाओ जाओ, अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है बेटा
कि तुम खेती कर पाओ। देखो ऐसा है बेटा कि पढ़े लिखे लड़के ना खेती के नाम पर गधेड़े साबित होते हैं, समझे क्या? अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन हूं तो किसान का बेटा ही ना। खेती किसानी मेरा धर्म है। हाँ, खेती किसानी मेरा धर्म है तो ठीक है, चल मान लेता हूं मैं भी कि खेती किसानी करेगा। वैसे भी आजकल काम ही क्या कर रहा है, सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार तो घूम रहे हैं, तो खेती किसानी ही सही है ना। चलो भैया ठीक है, करो तुम खेती किसानी ही करो। आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, जो आपने इतनी कृपा की। अरे बस बस, धन्यवाद बाद में दे देना, पहले भैया मेरी नियम और शर्तें तो सुन लो। हाँ हाँ बिल्कुल सेठ जी, बताइए क्या शर्त है आपकी। ये तो बच्चा है, इसे कुछ ऐसी शर्त बताता हूं जिससे कि इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता महेश हर साल धान की फसल लगाता है, तो ये बेवकूफ भी धान ही लगाएगा। हाँ अच्छा ठीक है, तो मोहन सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा, समझ गए? मैं फिर से दोहरा देता हूं, ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो भैया। हाँ हाँ ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। मैं भी फिर से दोहरा देता हूं, ऊपर की फसल आपकी होगी, नीचे की फसल मेरी होगी। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। अगले दिन से मोहन खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। मोहन ने इस बार धान के बदले आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल बहुत ही अच्छी हुई। अब मोहन खेत से आलू निकालने लग जाता है। फसल की खबर मिलते ही सेठ लोटू चंद मोहन के पास पहुंच जाता है। अरे भैया मोहन, तुम्हें शर्त याद है ना? आधा मेरा आधा तुम्हारा और ऊपर का मेरा नीचे का तुम्हारा, याद है ना? हाँ हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था ना कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा, ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे 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 सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। ये धान की फसल नहीं, ये तो ससुरा आलू की फसल है। अरे ये क्या है? ए, इस बार तुमने आलू लगाया है? हाँ सेठ जी, पिताजी इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस बार आलू की फसल लगा लेता हूं। अरे तो मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे के सारे आलू तो तुम ले रहे हो, ऊपर तो घास फूस ही है ना, हैं? अब देखिए सेठ जी, शर्त आपकी थी, आपने ही शर्त लगाई थी और आप ही अब शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए बस। इस तरह मोहन ने चालाकी दिखाते हुए लालची सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गया और घास फूस उस सेठ के हिस्से छोड़ आया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और ये मोहन का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। क्या सेठ जी, ये क्या हो गया? हाँ, अरे वो बच्चा भला मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे। इस बार तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश भी नहीं करेगा। बड़ा आया। कुछ दिन के बाद मोहन दोबारा सेठ के घर जाता है। कैसे हो सेठ जी? राम 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 राम।
हाँ, राम 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 राम। कहो लड़के, इस बार क्या चाहिए तुझे? वही सेठ जी, आपकी जमीन ठेके पर चाहिए, खेती करनी है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, लेकिन मेरी इस बार की शर्त भी सुन ले लड़के। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। साफ साफ सुन लेना, नीचे का मेरा, ऊपर का तेरा। बोल, ये शर्त मंजूर हो तो आगे बात करें, नहीं तो भैया राम राम। अरे अरे, काहे की राम राम सेठ जी, मुझे मंजूर है आपकी शर्त। इस बार ऊपर का भाग होगा मेरा और नीचे का भाग होगा आपका। मंजूर है। इस तरह मोहन सेठ से बात करने के बाद घर आ जाता है और इस बार दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाता है। मोहन इस बार गेहूं की फसल लगाता है और कुछ दिनों बाद फसल काफी अच्छी उग जाती है। अरे वाह 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 वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब लहलहा रही है। मजा आ गया। अब आने दो उस सेठ को, फिर से ऐसा मजा चखाता हूं ना कि मजा ही आ जाएगा उसको। कुछ दिन के बाद सेठ मोहन के पास आता है। जैसे ही सेठ गेहूं के खेत पर पहुंचा, उसका दिमाग चकराना शुरू हो गया। अरे रे 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 रे, ये क्या? इसने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी। अरे रे 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 रे, जितना मैं सोच रहा था, ये लड़का तो उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। हाँ? अरे राम राम, नमस्ते सेठ जी, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? हाँ, देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और देखिए, आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा, जैसा आपने कहा था। इस तरह मोहन ने अपनी होशियारी से सेठ लोटू चंद को दोबारा बेवकूफ बना दिया और सेठ एक बार फिर से धोखा खाकर आग बबूला हो गया। अरे मालिक, उस छोटे से बच्चे का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज को दो दो बार बेवकूफ बना गया। ये क्या हो रहा है मालिक? अरे मैं उसको बच्चा ही समझ रहा था और उस बच्चे ने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। आने दो, इस बार फिर उसको बताता हूं कि सेठ लोटू चंद किसे कहते हैं। मोहन ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया और उस फसल का कुछ हिस्सा उसने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। मोहन और उसका पिता महेश दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। हाँ, चलो आज उस सेठ के साथ दोबारा मुलाकात करता हूं और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूं। देखता हूं इस बार शर्त में वो सेठ कौन सा खुरापाती दिमाग लगाता है। चलो। ये सोचकर मोहन उस सेठ के पास दोबारा पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने के लिए फिर से आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मेरा भी नाम सेठ लोटू चंद है। ऐसा लोटा घुमाऊंगा ना कि तुम्हारी दुनिया घूम जाएगी। अरे मैं कहाँ होशियारी सेठ जी, आप कैसी बातें करते हैं। मैं तो एक किसान का पढ़ा लिखा बेरोजगार बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग हैं जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ए, अपनी जबान को लगाम दे लड़के, कुछ भी मत बोल, समझा क्या? हाँ, जिस काम के लिए आया है वो बात कर। यहाँ ज्ञान बघारने की जरूरत नहीं है, समझा? बता क्या काम है? सेठ जी, चलिए काम की बात करते हैं। तो मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? हाँ, तो अब आया ना मुद्दे की बात पे। तो शर्त तो है, और तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना बच्चे। चल, तो इस बार फसल के नीचे का और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल,
अगर ये शर्त मंजूर है तुझे तो हाँ बोल, नहीं तो रास्ता नाप। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे रास्ता नापूं? मुझे बिल्कुल मंजूर है आपकी शर्त। जैसा आप कहें, मैं खेती करने के लिए तैयार हूं। ऊपर का नीचे का आपका, बीच का मेरा, मंजूर है। और अब राम राम सेठ जी, मुझे फसल उगाने की तैयारी करनी है, जाता हूं। राम राम। लालची सेठ की बातें मानकर मोहन घर चला आता है। वो फिर से फसल की तैयारी में लग जाता है और इस बार वो गन्ने की फसल लगाता है। हाँ, इस बार बेटा खेत में कौन से फसल लगाएगा? अरे इस बार तो सेठ ने बहुत ही खतरनाक शर्त लगाई है। पिताजी, वो सेठ लोटू चंद है, तो मैं भी पढ़ा लिखा होशियार हूं। इस बार मैंने गन्ने की खेती की और फसल बहुत जोरदार हुई है और इस बार आमदनी भी बहुत अच्छी होगी। अरे वाह वाह बेटा, ये तो तुमने बहुत तेज दिमाग लगाया। तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ दिनों बाद लालची सेठ और राघव दोनों दोबारा मोहन के पास आने लगे। अरे सेठ जी, इस बार तो मोहन का दिमाग ही चकरा जाएगा। इस बार तो आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है। ऊपर का भी आपका, नीचे का भी आपका। अब उसके पास क्या बचा? ठन ठन गोपाल ठेंगा। बिल्कुल सही कहा राघव। इस बार मैंने अपने दिमाग का 200% उपयोग किया है। अरे ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, सीधा ब्रह्मास्त्र। अब देखता हूं वो कैसे धराशायी नहीं होता है। इस बार वो मोहन का बच्चा समझ जाएगा कि उसका पाला किससे पड़ा है। चलो। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो खेत पर पहुंचते हैं, अरे रे 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 सेठ जी, ये मोहन तो आपका भी बाप निकला। देखो जरा, उसने इस बार कौन सी फसल लगाई है? ये क्या है? अरे रे रे रे, ये क्या? इसने तो गन्ने की फसल लगाई है। अरे ससुरा, अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। अरे रे, मतलब इस बार भी मेरे हिस्से झाड़ फूस घास फूस यही आएगा। अरे इस बार भी मैं बेवकूफ बन गया। साला, मान गए इस किसान के बच्चे को, भाई मान गए। आइए 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 सेठ जी, आइए आइए। राम 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 राम। क्या हाल चाल है आपके और क्या बातचीत चल रही दोनों में? जरा मुझे भी बताइए। अच्छा, क्या बातचीत चल रही है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अरे तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया, समझे? अरे अरे अरे, मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी? आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखो सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल उगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा आप ले जाओगे और बीच का मैं ले जाऊंगा। जैसी शर्त वैसा काम। अबे ओ किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वो सबके बाप है, बाप। ये खेत भी हमारा और ये फसल भी हमारी है। अब बोल। ए बस कर राघव, बस कर, बस बस। हाँ, मैं समझ गया। चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है अब। ये शायद हमारी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले इन किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार हमसे किसी ने पंगा लिया और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ चुका हूं और मेरा हृदय भी परिवर्तित हो गया है। अब मैं किसी किसान को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जितने भी किसान की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं सबको वापस कर दूंगा। बस।
हाँ, ये हुई ना बात सेठ जी। ये तो आपने कही पते की बात। देखिए सेठ जी, एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने लिए और अपने परिवार के लिए, और किसके लिए करेगा ये सब कुछ? ना तो कभी वो अच्छे कपड़े पहन पाता है, ना ही कभी अच्छा खाना खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वो अपना पेट काटकर मेहनत करता है। न गर्मी देखता है, न ठंडी देखता है, न बरसात, बस वो मेहनत करता है। इसीलिए इनको तरसाना ठीक नहीं है सेठ जी। इनका हक तो इनको मिलना ही चाहिए ना, है ना? इस तरह मोहन अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ले आया और सेठ ने सभी किसानों की जमीन और पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद उस गांव के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।